हेलो दोस्तों, प्रिपरेशन मंत्र पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो ये टॉपिक आपके लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 5 क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से आते हैं हर बार। जैसा आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। तो हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं पहले। तो जो सेक्शन 4 है, ग्राम समाज एवं विकास, तो उसमें जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ये साफ-साफ मेंशन है। और जो सेक्शन सी है आपका, उसमें भी भारतीय राज व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय संविधान, इसमें भी ये पोर्शन इंक्लूड है। तो आपका कभी-कभी सेक्शन सी में भी आ जाता है 1-2 क्वेश्चन। तो टोटल 4 से 5 क्वेश्चन आपके पक्के इसी टॉपिक से आने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं पिछले साल का पेपर भी एक बार, जिसमें मेरे ख्याल से 6-7 क्वेश्चन आए थे ना टोटल दोनों शिफ्ट मिला के, जिसमें एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आए थे और एक शिफ्ट में सिंगल क्वेश्चन आया था। तो देख लेते हैं एक बार। तो एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होते हैं? तो हमें पता है 1/3 टोटल पॉपुलेशन का होता है, तो 33%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो ब्लॉक लेवल पे पूछ रहा है आपसे, मतलब जो इंटरमीडिएट लेवल होता है पंचायत का 3 टियर सिस्टम में, तो उसमें इंटरमीडिएट जो लेवल होता है उसको पंचायत समिति कहते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं, जिसे पंच कहा जाता है? तो जो ग्राम पंचायत में सदस्य होते हैं उसकी बात पूछ रहा है ये। तो पंच को आप 5 से मत रिलेट कर लीजिएगा, ये अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग नंबर्स में होते हैं। बट जहाँ तक यूपी का सवाल है तो उसमें 7 से 17 मेंबर्स होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो साल भर में 2 बैठक होनी चाहिए ग्राम सभा की, और ग्राम पंचायत की हर मंथ में 1 बैठक होनी चाहिए। तो इसका आंसर तो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज स्थापित करने करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो पहला राजस्थान था, 2 अक्टूबर 1959 में इसका गठन हुआ था, और उसी साल आंध्र प्रदेश ने भी गठन कर लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान का नागौर जिला था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष के होने चाहिए और ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष। चलिए अब आ जाते हैं हम मेन टॉपिक पे, हमारे पंचायती राज व्यवस्था पे आ जाते हैं। तो जैसा कि हमें पता है ना कि जो सेंट्रल लेवल पे होता है, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है हमारी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद स्टेट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है वो स्टेट गवर्नमेंट होता है, जिसपे चीफ मिनिस्टर आते हैं। तो अब हम आते हैं जो जैसा हमें पता है ना, एक स्टेट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे ब्लॉक होते हैं, और एक ब्लॉक में कई सारे गांव कस्बे होते हैं। तो पहले क्या हुआ करता था, जो ये 3 लेवल है, तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था ये डायरेक्ट स्टेट देखता था। बट जैसे हमें अब लोकल लेवल पे लानी थी पावर, तो इसलिए हम पंचायती राज व्यवस्था का इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे इसका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छे से हो पाए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं ना, ये पंचायती राज सिस्टम आखिर है क्या? तो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना था हमें पंचायती राज सिस्टम से ना। तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर है इसका। ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिससे हम जो गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है वो लोकल लेवल पे लाना था, लोकल बॉडीज को दे देना था, जिससे जो डेवलपमेंट हो रूरल का वो काफ़ी अच्छे से हो जाए, गांव का विकास काफ़ी अच्छे से हो। तो कब होगा? जब हम जो पावर है वो गांव के लोगों को दे देंगे, तभी विकास हो पाएगा अच्छे से। तो इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया 1992 में। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की सरकार में हमने ये एक्ट लाया। अब इस एक्ट से क्या हुआ, हमारे संविधान में पार्ट 9 ऐड हो गया, जिसका नाम था पंचायत था। इसमें आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है, और यही एक शेड्यूल भी ऐड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल 11, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। इन 29 सब्जेक्ट्स पे पंचायत डील करता है। जैसे हमारी यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, तो वैसे ये 29 मैटर्स हैं जिसके साथ पंचायत डील करता है। अब जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था ना, इसमें कुछ कंपलसरी प्रोविजंस दिए गए थे, कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस दिए गए थे। मतलब कंपलसरी जो कि स्टेट को करना ही करना है पंचायत के रिलेटेड में, जैसे ग्राम सभा का गठन करना है, हर 5 साल पे चुनाव करना है, तो ये कंपलसरी प्रोविजंस है। वॉलंटरी प्रोविजन ने मतलब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है पंचायत को कि मतलब आप
स्टेट को पंचायत के रिस्पेक्ट में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है, जैसे आप कौन से पावर्स ग्राम सभा को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो ये सब स्टेट पे डिपेंड करता है, ये वेरी करता है अलग अलग जगह कि लोग कितनी पावर दिए हैं। तो ये सब कुछ पावर्स वॉलंटरी हो जाती हैं। अब एक बार हम 3 टियर स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं ना। तो सबसे ऊपर लेवल पे आता है जिला। तो जिला लेवल पे जो होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो जिला परिषद होता है जो कि सबसे हाईएस्ट टियर होता है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है? जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट करना है, कोई भी डेवलपमेंट प्लानिंग करनी है, तो वो पूरा जिला देखता है ना। तो ये हाई अथॉरिटी होता है पंचायती राज सिस्टम में। ये जो होता है ना, ये पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के लिए एडवाइजरी बॉडी का भी काम करता है। ये इनको एडवाइस करता है और डायरेक्शंस देता है कि आपको कैसे काम करना है। और जो भी फंड आता है ना, तो फंड जिला परिषद के ही पास आता है, फिर ये फर्दर इसकी हेल्प से, पंचायत समिति की हेल्प से ग्राम पंचायत को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया। अब एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे ब्लॉक्स होते हैं, तो हर ब्लॉक पे एक पंचायत समिति होती है ना। तो ये इंटरमीडिएट लेवल होता है जो इसके इसके बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है ना। ये भी जो है इसके लिए एडवाइजरी बॉडी होती है, ये इसको डायरेक्शन देती है ग्राम पंचायत को। और इसके लिए जिम्मेदार होती है, जो पंचायत समिति होती है वो जिला परिषद के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब कोई भी काम करेगी ये पंचायत समिति, तो वो इसको जवाबदेह होगी ना। चलिए, अब एक ब्लॉक में कई सारे गांव आते हैं, जिसको, और गांव लेवल पर जो पंचायत होती है उसको ग्राम पंचायत बोलते हैं। समझ गए? तो ये सबसे लोवेस्ट टियर होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो पंचायती राज का ऑब्जेक्टिव क्या था मेन? तो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो गांव का है उसका विकास करना। समझ रहे हैं? तो अब ये पंचायती राज सिस्टम वैसे पूरे भारत में है, बट कुछ जगह पे नहीं है। जैसे हम देख लेते हैं, दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में क्यों नहीं है? क्योंकि दिल्ली में अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे म्यूनिसिपल कोऑपरेशन काम करती है। समझ रहे? जैसे पंचायती राज सिस्टम जो होता है ना, ये गांव के लिए काम करता है, और जो शहर है वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी होती है। वो हम पढ़ेंगे आगे, मैं वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी एक ना। तो दिल्ली में नहीं है। बाकी नागालैंड में, मेघालय में और मिजोरम में भी पंचायती राज सिस्टम नहीं है ना। तो इसको छोड़ के, ये इंपॉर्टेंट है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम छोड़ के बाकी हर जगह पंचायती राज सिस्टम है। और कुछ और क्षेत्र हैं जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है, जैसे अनुसूचित क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र। मणिपुर का पहाड़ी इलाका जो है, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है, वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, जो एक पेशा एक्ट आया था, जो अनुसूचित क्षेत्र, जो शेड्यूल एरियाज है ना, जो ट्राइबल एरियाज हैं, तो वहाँ पे जो है ना पंचायती राज एक्ट नहीं था, लेकिन उसको कुछ एक्सेप्शंस और कुछ मॉडिफिकेशन के साथ उसको वहाँ पे भी लागू कर दिया गया। तो वो किसके थ्रू लागू किया है? पेशा एक्ट के। तो पेशा का फुल फॉर्म क्या है? प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। मतलब वही पंचायत का एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज में कुछ मॉडिफिकेशन और कुछ एक्सेप्शंस के साथ ना। तो अगले, अब हम समझ लेते हैं ना ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली। तो सपोज कोई गांव है ना, गांव के कुछ लोग हैं, गांव में काफी लोग हैं, तो जो उसमें वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है, मतलब जो 18 साल से ऊपर है और साथ में उनका वोटर वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो जितने भी लोग होते हैं ना, वो उन्हीं को ग्राम सभा कहते हैं। मान लीजिए कोई 21 साल का है, बट वो वोटर लिस्ट में नहीं नाम है उसका, मतलब उसका वोटर कार्ड नहीं बना हुआ है, तो वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं कहलाएगा। बट अगर कोई 18 प्लस है, उसका वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो ग्राम सभा का सदस्य कहलाएगा। अब ये जो ग्राम सभा के लोग होते हैं ना, ये जो चुनाव होता है हमारे गाँव में, तो जब चुनाव होता है ना, तो दो लोग का चुनाव होता है। एक ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है, और एक चेयरपर्सन, जो प्रधान, जिसको प्रधान या सरपंच कहते हैं, उनका चुनाव होता है। तो ये जो है ना, चुनाव करते हैं ग्राम पंचायत के सदस्य का और चेयरपर्सन का। तो ये जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं ना, ये 7 से 17 होते हैं यूपी में, और ये अलग अलग स्टेट में इसका नंबर वेरी करता है। लेकिन जहां तक यूपी का सवाल है ना, तो 7 से 17 मेंबर्स होते हैं, इनको वार्ड मेंबर्स कहते हैं। तो इनका चुनाव होता है, जो ग्राम सभा डायरेक्टली चुनाव करते हैं, तो इसको डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। दोनों चीज डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने गए लोग हैं, ये प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। अब क्या होता है, जो ये प्रधान होते हैं ना, चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल, तो जो प्रधान होते हैं ना, ये अलग अलग गांव के, अलग अलग गांव मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं। तो जो अलग अलग गांव के प्रधान है ना, तो वो इसके पंचायत समिति ना ऑटोमेटिक मेंबर बन जाते हैं। अब क्या मैंने बताया, जो अलग अलग गांव मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं, तो जो ब्लॉक है, ब्लॉक पे पंचायत समिति होती है, तो उसके भी कुछ मेंबर्स होते हैं। तो मेंबर्स कौन होते हैं? तो मेंबर्स जो होते हैं ना, जो विलेज लेवल होता है, जो ग्राम पंचायत होते हैं, उसके जो चेयरपर्सन होते हैं, वो इसके ऑटोमेटिक मेंबर्स बन जाते हैं। अब क्या होता है, अब ये जो मेंबर्स होते हैं ना, ये ये अपने, जैसे
7 मेंबर हो गए मान लो पंचायत समिति में, तो ये अपने में से ही एक लोग को चुन लेते हैं और उसी को कहते हैं चेयरपर्सन। चेयरपर्सन किस लेवल पे? ब्लॉक लेवल पे ना। तो इसका चुनाव तो इनडायरेक्टली हुआ क्योंकि इसको तो हमने चुना नहीं, हमने जिसको चुना उसने इनको चुना, तो इसका चुनाव इनडायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट चुनाव क्या होता है? जिसको डायरेक्टली जनता चुनती है। और इनडायरेक्ट चुनाव क्या होता है? हमारे द्वारा चुने गए लोग जिसको चुनते हैं वो उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। तो हम यहाँ तक समझ लिए ना। अब क्या होता है, अब जो ये चेयरपर्सन है ना, चेयरपर्सन किस लेवल पे? ब्लॉक लेवल पे। कई सारे ब्लॉक मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, तो अलग अलग ब्लॉक पे कुछ चेयरपर्सन होंगे, तो जो चेयरपर्सन होते हैं वो ऑटोमेटिक जिला परिषद के मेंबर बन जाते हैं ना। जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं वो जिला परिषद के मेंबर बन जाते हैं। अब जो जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं ना, वो आपस में ही मिलके, मतलब आपस में ही एक लोग को चुन लेते हैं, एक को चेयरपर्सन और एक को डिप्टी चेयरपर्सन, अगर जरूरत पड़ी तो डिप्टी चेयरपर्सन भी लोग चुन लेते हैं। तो उसका चुनाव ये लोग कर लेते हैं आपस में। तो ये लोग आपस में के इसलिए ये इनडायरेक्ट चुनाव, क्योंकि इनको हमने डायरेक्ट नहीं चुना है ना। बट जो ये मेंबर्स हैं इनको तो आखिर हम ही ने चुन के भेजा है ना यहाँ तक, तो इनका ये जो चुनाव कराएगा ये डायरेक्ट चुनाव कहलाएगा। अच्छा, ये एमपी एमएलए क्या लिखा है? तो इसमें जो है ना, जैसे ये मेंबर्स तो हो ही गए जो इसके चेयरपर्सन हैं, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेंबर्स होते हैं, जैसे एमपी एमएलए या एमएलसी जो उस एरिया का या जो उस एरिया का जैसे राज्यसभा का सदस्य है और वो उस एरिया से बिलोंग करता है, तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। या कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी है या एमएलए है, उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, एमएलसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जिला परिषद में भी इन मेंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं ना। अब हम आगे आते हैं, आगे क्या दिया है। हाँ, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन इलेक्शन इनडायरेक्ट की बात कर रहे थे। तो जो मेंबर्स हैं तीनों लेवल पे, तीनों टीयर पे जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव तो डायरेक्ट होगा, समझ रहे हैं। और जो विलेज लेवल पे चेयरपर्सन है उसका चुनाव डायरेक्ट होगा। बाकी ये जो बाकी 2 लेवल पे जो ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चेयरपर्सन हैं उनका चुनाव इनडायरेक्ट होगा। तो ये याद कर लीजिए ना, एकदम इजी है। जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव तो डायरेक्ट होगा तीनों लेवल पे, बट जो लोअर लेवल पे जो चेयरपर्सन है उसका चुनाव डायरेक्ट होगा, प्रधान का चुनाव डायरेक्ट होगा। बाकी जो 2 लेवल पे चेयरपर्सन हैं उनका चुनाव इनडायरेक्ट होगा। चलिए अब आ जाते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं ना ग्राम पंचायत के फंक्शंस क्या हैं। तो इनका फंक्शन जो है ना, जो ग्रास रूट लेवल पे जरूरी है, जैसे स्वच्छता, सड़कों का निर्माण, नालों तालाबों का, शौचालयों का निर्माण, पीने का पानी, टीकाकरण, स्वास्थ्य, लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग, सामाजिक स्वास्थ्य, प्राथमिक और वैश्य शिक्षा। तो ये सब जो होती है ना, ये सब ग्राम पंचायत का काम होता है, इन सब का वो करना। और अब कुछ और हैं, जैसे विकास, वार्षिक विकास योजना को तैयार करना, बजट को तैयार करना, जो आपदाएं आती हैं प्राकृतिक जैसे बाढ़ आ गया इन सब के लिए राहत देना, और कोई अतिक्रमण है किसी भूमि पे उसको हटाना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। तो ये सब चुनाव ग्राम पंचायत करती है। अच्छा, एक बात और, जो ग्राम पंचायत है ना, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या डेथ सर्टिफिकेट हो गया तो ये भी ग्राम पंचायत ही मैनेज करती है ना, इसका रिकॉर्ड ग्राम पंचायत रखती है। अच्छा, एक फैक्ट भी देख लेते हैं यहाँ पे है, जो इंडिया में टोटल ग्राम पंचायत है ना वो 2,66,358 है। तो ये नंबर याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अच्छा, एक चीज और है। अच्छा, पंचायत जो है ना टैक्स कलेक्ट कर सकती है नहीं, तो हाँ, तो टैक्स कलेक्ट कर सकती हैं। अब ये हुआ कौन कौन से टैक्सेस कलेक्ट कर सकती हैं। तो जो लोकल मेले लगते हैं गांव में उस पे टैक्स कलेक्ट कर सकती है, एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स कलेक्ट कर सकती है, या कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा, सब लोग सपोज कुआं बनवाना हो गया, कुआं खुदवाना हो गया, तो उस पे वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है। और सर्विस टैक्स भी कलेक्ट कर सकती है पंचायत। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं ना। तो यूपी में जो टोटल ग्राम पंचायत हैं वो, सॉरी, हाँ, जो ग्रुप यूपी में टोटल ग्राम पंचायत की संख्या है वो 58,189 है, और जो ब्लॉक्स हैं वो 826 हैं। अच्छा, यूपी पंचायत में जो ग्राम पंचायत कितनी होगी, मतलब कैसे बनेगी ग्राम पंचायत, तो हर 1000 पॉपुलेशन पे एक ग्राम पंचायत बन जाती है। 1000 या थोड़ा ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राम पंचायत 1000 पॉपुलेशन तो होनी चाहिए मिनिमम। अब क्या होता है, मानो किसी गांव की पॉपुलेशन 1000 नहीं है, तो 3-4 गांव को मिला के 1000 पॉपुलेशन कर देते हैं और एक ग्राम पंचायत का निर्माण कर देते हैं। अच्छा, पंचायती राज जो डिपार्टमेंट है यूपी में कब क्रिएट किया गया, तो 1948 में क्रिएट किया गया। ये भी क्वेश्चन याद करिएगा, आ सकता है ना, पंचायती राज अधिनियम यूपी में कब आया, तो 1948 में आया। और संशोधन कब किया गया इसमें, संशोधन 1994 में किया गया, वही जब हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ गया उसके बाद। अब क्या देखते हैं,
जो सेक्रेटरी होता है ना ग्राम पंचायत का, उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और सेक्रेटरी का काम क्या होता है? सेक्रेटरी का काम ये होता है ना कि जो भी रिकॉर्ड है ग्राम पंचायत लेवल पे उसको मेंटेन करता है। और कोई भी मीटिंग हुई ग्राम सभा की तो उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर प्रिपेयर करता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है? जो मतलब जो मीटिंग में बातें कही गई उसका रिकॉर्ड रखना, तो वो प्रिपेयर करता है। और जो रिजोल्यूशन ग्राम सभा का जो रिजोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट भी ये सेक्रेटरी करता है। अब हम देखते हैं ना ये पंचायती राज सिस्टम आया कैसे, मतलब इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका मतलब पूरा प्रोसेस क्या था। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ 1957 में। एक आया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1952 में आया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसको रिव्यू करने के लिए, उसको चेक करने के लिए ये बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। अब इसने रिपोर्ट अपनी नवंबर 1957 में सबमिट की। इसने क्या रिकमेंड किया? इसने कहा 3 टियर पंचायत का गठन हो। और भी इसने बहुत सारी बातें कही, तो वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो इसने क्या कहा? 3 टियर पंचायती राज सिस्टम का गठन होना चाहिए। अब बलवंत राय जो मेहता है ना, इन्हीं को पंचायती राज व्यवस्था के जनक का दर्जा दिया गया है। और लॉर्ड रिपन को लोकल सुशासन का, स्थानीय सुशासन का जनक कहा गया है। तो कंफ्यूज मत होना, पंचायती राज व्यवस्था के जनक किसको कहा गया है? बलवंत राय मेहता को। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किससे कहा गया है? लॉर्ड रिपन को। अब अब इसके बाद जब ये पंचायत गठन होती है, इसने जब रिपोर्ट सबमिट की, उसके बाद क्या होता है ना, राजस्थान जो होता है, राजस्थान सबसे पहला राज्य है जो पंचायती राज की स्थापना करता है नागौर जिले में। कब करता है? 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू स्वयं करते हैं इसका स्थापना। अब इसके बाद ही 1959 में ही आंध्र प्रदेश भी अडॉप्ट कर लेता है पंचायती राज सिस्टम को। अच्छा, पहले जो है ना ये पूरा सिस्टमेटिक वे में नहीं था, कहीं 2 टियर बन रहा है, कहीं 4 टियर बन रहा है। तो तमिलनाडु जिनने 2 टियर सिस्टम अपनाया था, वेस्ट बंगाल ने 4 टियर सिस्टम अपनाया था ना। बट इसका जो काम था ना, ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं था अभी तक, तो ये कंपलसरी नहीं था। ये मतलब स्टेट को कहा गया था कि आप पंचायत राज का गठन करिए। तो ऐसे ही चल रहा था, चुनाव कभी 10 साल तक नहीं हो रहा है, कभी 20 साल तक चुनाव नहीं हो रहा है, कहीं 2 टियर है, कहीं 4 टियर है, पैसा नहीं मिल रहा पंचायत को, तो विकास हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे ही चल रहा था सिस्टम अभी। अब अशोक मेहता समिति आई, इसने कहा 1977 में जनता गवर्नमेंट के अंडर में, इसने कहा 2 टियर पंचायत का गठन होना चाहिए, इसने इंटरमीडिएट लेवल को इंक्लूड नहीं किया। फिर जीवी के राव समिति आती है 1985 में, इसने कहा 4 टियर पंचायत का गठन होना चाहिए। एलएम सिंधवी समिति आती है, तो फाइनली एलएम सिंधवी समिति ये कहती है कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, मतलब संविधान में लिख देना चाहिए, जिससे सारे स्टेट इसको सीरियसली लें, जिससे पंचायती राज का एक मतलब सिस्टमेटिक वे हो जाए कि इसका गठन होना चाहिए, कुछ कंपलसरी प्रोविजंस दे दिए जाएं, तो स्टेट करे ही करे ना। ये नहीं कि अपने मन से कभी 20 साल पे चुनाव करा रहे हैं, कभी 10 साल पे चुनाव करा रहे हैं, चुनाव ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा है। तो 1986 में ये समिति आई थी, ये पहली कमेटी थी जिसने ये कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। और इसने क्या कहा था? गांव के समूह के लिए एक न्याय पंचायतों की भी स्थापना की जानी चाहिए। अब थुंगन समिति आती है 1988 में, इसने भी यही बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना चाहिए। एक गडगिल समिति भी आती है 1988 में, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर याद कर लेना बस, इन सबके ईयर पूछे जाते हैं ना इन सबके। बलवंत राय, अशोक मेहता, जीवी के राव, एलएम सिंधवी, थुंगन, गडगिल, इनके ईयर याद कर लेना। और एक दो चीज़ और, जैसे ये पंचायती राज को सबसे पहले किसने कहा कि संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब पढ़ते हैं ना इसका संविधानिकरण कैसे हुआ आखिर। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से पहले भी कोशिशें की गई थी, जैसे राजीव गांधी ने 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया था लोकसभा में, पर ये राज्यसभा में अप्रूव नहीं हुआ। तो इन्होंने कोशिश की थी सबसे पहले कि इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, बट नहीं हो पाया था। फिर वीपी सिंह गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, तो इनकी सरकार गिर गई, तो बिल लैप्स हो गया। लेकिन फाइनली नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जब आती है, तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाती है 1992 में। और जब ये लागू हो जाता है 24 अप्रैल 1993 से लागू हो जाता है। तो इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है काफी। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या कर देता है? एक नया पार्ट 9 ऐड कर देता है हमारे संविधान में, द पंचायत्स। इसमें आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। एक नया शेड्यूल भी ऐड कर देता है, शेड्यूल 11,
इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, वही 29 सब्जेक्ट जिसके साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा पंचायत डील करता है ना। तो ये आर्टिकल 243 में लिखा हुआ है ना कि ये 29 सब्जेक्ट्स हैं शेड्यूल 11 में, जिसके साथ पंचायत डील करता है। और हमारे आर्टिकल 40 में पहले से ही मेंशन था कि पंचायतों का गठन होना चाहिए, बट वो डीपीएसपी में था। डीपीएसपी मतलब सरकार को करना चाहिए, मतलब वो कंपलसरी नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है हमारा डीपीएसपी ना। तो गठन तो हो ही रहा था, मतलब सारे प्रदेश में हो गया था, हमारे सारे राज्यों में गठन हो गया था पंचायतों का, बट वो कोई एक सिस्टमेटिक वे में नहीं था, ऐसे ही चल रहा था। अब क्या हुआ, जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आ गया ना, तो ये जो पार्ट है, पार्ट 9 सॉरी, तो ये जस्टिसिएबल हो गया। मतलब अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको मतलब करना ही पड़ेगा, फिर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। इसलिए आ जाते हैं आगे पे, कुछ इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो ग्राम सभा हो गई। ग्राम सभा में आपको बता चुका हूँ ग्राम सभा क्या होती है, 18 प्लस प्लस वोटर लिस्ट में नाम ना। तो ग्राम सभा का गठन होना चाहिए, 3 टियर सिस्टम होना चाहिए। अच्छा एक चीज और है, अगर कहीं की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है ना, तो वहां पे हम जो इंटरमीडिएट लेवल होता है ना, जो ब्लॉक लेवल पंचायत समिति होता है, उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो आज की डेट में ना, ये 3 राज्य ऐसे हैं, गोवा, मणिपुर और सिक्किम, जहां पे ये इंटरमीडिएट लेवल नहीं है। हम्म बाकी हर जगह 3 टियर स्ट्रक्चर है, बट ये गोवा, मणिपुर और सिक्किम में 3 टियर नहीं है, यहाँ पे 2 टियर है ओनली, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन कम है। अब देख लेते हैं इसके सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको पीछे कि जो सारे मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं ना तीनों लेवल पे, उनका चुनाव डायरेक्टली होता है। और जो लोअर लेवल पे, विलेज लेवल पे जो चेयरपर्सन है, उसका चुनाव डायरेक्टली होता है। बाकी जो ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चेयरपर्सन हैं, उनका चुनाव इनडायरेक्टली होता है। अब आ जाते हैं अगले पे, सीटों का आरक्षण देख लेते हैं। तो जो महिलाओं के लिए आरक्षण है ना, वो 1/3 है। 1/3 मतलब होना चाहिए, और आइडल जो माना गया है वो 50% को माना गया है। मतलब अगर 50% है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 33% तो होना ही चाहिए। बहुत जगह 50% भी है ना, बट 33% होना ही चाहिए मिनिमम। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या आरक्षण है, तो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब कहीं 20% अगर पॉपुलेशन है तो वहाँ 20% सीट रिजर्व है, कहीं 50% पॉपुलेशन है तो वहाँ 50% सीट रिजर्व है। तो ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट के लिए। अब पंचायतों की अवधि क्या होनी चाहिए, तो 5 साल इनकी अवधि होनी चाहिए। हाँ, ये इससे पहले भी डिसॉल्व हो सकते हैं। अब जब ये डिसॉल्व हो जाए तो जो अगला इलेक्शन है वो 6 मंथ के अंदर करा लेना चाहिए ना। सपोज मान लीजिए कोई 3 साल बाद पंचायत डिसॉल्व हो गई, तो अगले 6 मंथ में इनका इलेक्शन करा लेना चाहिए। मतलब 3.5 साल जो हुआ ना, मतलब 3 साल तो ओके है, और जो अगला 6 मंथ है उसके अंदर चुनाव करा लेना चाहिए। लेकिन जो नई पंचायत फॉर्म होगी ना, रिमेनिंग पीरियड के लिए रहेगी। मतलब जो 1.5 साल बचे ना, 3.5 साल तो हो चुके हैं, जो 1.5 साल बचे उसी के लिए जो अगली पंचायत फॉर्म होगी वो उतने टाइम के लिए ही रहेगी। अच्छा, सपोज एक केस और है इसमें, सपोज मानो 4.5 साल तक पंचायत रही, उसका डिसॉल्व हो गई ना, आधा साल बचा, मतलब 6 मंथ बचा, तो इस केस में अगले 6 साल में चुनाव नहीं कराएं, अगले 6 महीने में चुनाव नहीं कराएंगे। इसमें क्या करेंगे ना, हम 6 महीने तक चुनाव नहीं कराएंगे, फिर अगले अगले साल ना हम फ्रेश इलेक्शन, 6 महीने बाद फ्रेश इलेक्शन करा देंगे, जो फिर 5 साल के लिए रहेगी पूरी वो पंचायत। चलिए अब आ जाता है इसमें एक अगला फीचर क्या है इसका, राज्य चुनाव आयोग का गठन होना चाहिए। मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव कराएगी पंचायत का, और म्यूनसिपैलिटी का भी चुनाव यही कराती है ना। अब एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा गवर्नर के द्वारा। इसका जो टेन्योर ऑफिसर के फिक्स नहीं है, ये गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइंड होता है ना इसका, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का। अब फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, वो पंचायत को ऑथोराइज कर सकती है कि जो कलेक्ट को कलेक्ट ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस को इकट्ठा कर सके, मतलब किस किस सब्जेक्ट पे, मतलब किस किस चीज पे वो टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ पंचायत टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस मतलब वो असाइन कर सकते हैं ना, जो कि स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी। मतलब और ये कुछ गारंटी रेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब अपने लग से कुछ गारंटी रेट भी दे सकते हैं। और कुछ फंड, मतलब जरूरत पड़ने में फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो स्टेट होता है उससे फंड भी दे सकते हैं ना पंचायत को। अब वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, अब ये क्या करता है,
तो जो भी टैक्स आता है गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो भी टैक्स आता है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, जो टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है किसके इसके बीच में, स्टेट के बीच में और पंचायत के बीच में टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। मतलब जो भी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसको पंचायत और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और ये भी बताता है ना कि ये बताता है कि मतलब कौन कौन से टैक्स ऐसे हैं जो पंचायत कलेक्ट कर सकता है, ये भी स्टेट फाइनेंस कमीशन बताता है ना। और ये भी बताता है कि ग्रांटेड एड देना चाहिए, सपोज कोई पंचायत इतना वीक है, इतना एरिया है कि वो अपना टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनका मतलब इतना मतलब स्थिति अच्छी नहीं है कि उनको उतना टैक्स नहीं मिल रहा है, तो उनको कुछ ग्रांटेड एड भी प्रोवाइड करने का डायरेक्शन ये वित्त आयोग दे सकती है स्टेट को, कि इनको कुछ ग्रांटेड एड प्रोवाइड कर दिया जाए। अब अच्छा, वो 29 सब्जेक्ट्स एक बार देख लेते हैं ना, वो 11 शेड्यूल में जो मेंशन है 29 सब्जेक्ट्स, तो ये एक बार देख लेंगे, वो आ जाता है कोई कोई एमसीक्यू में ना, कि कौन सा नहीं है या कौन सा है 29 सब्जेक्ट्स में। तो एक बार देख लेते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, लैंड इंप्रूवमेंट हो गया, माइनर इरिगेशन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, फिशरीज हो गई, सोशल फॉरेस्ट्री हो गई, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गई, रूरल हाउसिंग हो गई, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड पाउडर, रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, नॉन कन्वेंशनल इन एनर्जी, poverty alleviation program, education, vocational education, adult and नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अच्छा, ये एडल्ट एजुकेशन का नाम अब एजुकेशन फॉर ऑल हो गया है, तो ये बात ध्यान रखिएगा ना। लाइब्रेरीज, कल्चर एक्टिविटीज, मार्केट्स एंड फेयर, हेल्थ एंड सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एक्सेस। इसको आपको याद नहीं करना ना, आप एक बार नजर घुमा लेंगे ना एक दो बार, तो आपको मतलब याद हो जाएगा, मतलब ऑप्शन से आप पहचान लेंगे इजिली कि कौन से सब्जेक्ट्स नहीं है, तो पहचान ही लेंगे इजिली ना। चलिए, अब एक बार जो हमारे आर्टिकल्स हैं ना, वो एक बार देख लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ना, वो मैंने कर दिया है सर्कल ना, वो बाकी आप सारे पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। 243 में डिफिनेशन है, परिभाषा दी गई है ग्राम पंचायत की ना। 243 में ग्राम सभा के बारे में दिया गया है। 243 में यहाँ पे बी लिखा नहीं है, मिस हो गया है, कोई बात नहीं। 243 में पंचायतों का गठन दिया गया है ना, पंचायतों का गठन। 243 में 243 सी में संरचना दी हुई है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत। 243 डी में आरक्षण दिया हुआ है सीटों का ना। तो ये पांचों तो आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब 243 आई इंपॉर्टेंट है। तो 243 आई में क्या है, एक फाइनेंस कमीशन का गठन होना चाहिए जो फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करेगा ना, हर 5 साल पे। तो कैसे याद करेंगे, आई फॉर इनकम होता है ना, और इनकम फाइनेंस से रिलेटेड है ना, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, आई फॉर इनकम, इनकम फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा ना। अब देख लीजिए के क्या है, इलेक्शन ऑफ पंचायत को डील करता है 243 के। तो आप सारे एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट तो इतने हैं जो मैंने सर्कल किए, वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो आपका वीडियो यही समाप्त हो जाता है, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए ना। इसमें मैंने लगभग पूरा इंक्लूड कर दिया है, सारे टॉपिक आपके जो पंचायत से क्वेश्चन जितने भी बनते हैं सब इसमें इंक्लूड है। और फिर भी अगर आप बोलेंगे तो मैं एक क्वेश्चंस की वीडियो लेते आऊँगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए अच्छे से, जिसमें मैं सारे टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा ना। थैंक यू। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वीडियो पीडीएफ डाल दूंगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल आपको लिंक में मिल जाएगा ना। थैंक यू सो मच।